वेलकम अगेन। आज आज हमारा दूसरा वीडियो है। कल हम पढ़े थे टेस्ट ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में। वो मेरी अलग सीरीज चलेगी जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और ये आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डी एंड ए ब्लॉक पढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये डी एंड ए ब्लॉक भी कोचिंग में नहीं पढ़ा पाए थे, टाइम नहीं था, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाएंगे। दूसरा, कल स्कूल में फेयरवेल था, बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी थे। और एक बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट की लाइफ में एक ही बार फेयरवेल होता है, बट किसी टीचर की लाइफ में हर साल फेयरवेल आता है। वो जो बच्चे 5 साल 10 साल एक ही टीचर से पढ़े होते हैं, हर साल छोड़ के जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी बच्चे से ज़्यादा वो टीचर के लिए ज़्यादा पेनफुल होता है जब फेयरवेल होता है स्कूल का। ठीक है, हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कल मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था, सर वॉइस क्वालिटी कम अच्छी है। तो आज हम सुबह से परेशान थे खाली वॉइस क्वालिटी सही करने के चक्कर में। मेरे ख्याल से आज आवाज़ अच्छी आ रही होगी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन होते हैं? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सबसेल में जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d ऑर्बिटल में जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एलिमेंट्स whose last electron enters in n-1d subcell or n-1d orbital are called d block elements. ठीक है, इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। इस n-1d सबसेल को कहीं कहीं लिखा रहता है पेनल्टीमेट सेल। तो इसको हम पेनल्टीमेट सेल भी कह सकते हैं। n-1d सबसेल को पेनल्टीमेट सबसेल कह सकते हैं, फिर पेनल्टीमेट सेल का सबसेल होता है ये। पेनल्टीमेट सेल क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जो सबसे आउटर सेल होती है उसको अल्टीमेट सेल कहा जाता है, फिर उसको वैलेंस सेल कहा जाता है। ठीक है, जैसे 9th क्लास में तुम लोग पढ़े रहोगे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, मान लो बीच में न्यूक्लियस है, तो ये सबसे आउटर सेल जो है उसको अल्टीमेट सेल कहा जाता है। उसके अंदर वाली सेल को पेनल्टीमेट सेल कहा जाता है। और उससे अंदर वाली सेल को एंटी पेनल्टीमेट सेल कहा जाता है। पेनल्टीमेट सेल कहा जाता है। अल्टीमेट सेल को ही वैलेंस सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पेनल्टीमेट सेल होता है, ये वाला पेनल्टीमेट सेल, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? n = 1, इसके लिए होगी n = 2, इसके लिए होगी n = 3। ठीक है ना, पेनल्टीमेट सेल के लिए n = क्या होगा? 2, अगर हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, और अगर हम किसी डी ब्लॉक एलिमेंट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे इसका इंडियम ले लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 4s2 3d1।
तो इसमें 4 सेल्स होंगी, 1 2 3 और 4। ये होगा n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1। ये क्या होगा? ये होगा अल्टीमेट सेल। ठीक है, ये होगा पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, ये होगा एंटी पेनल्टीमेट सेल। एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, इसी को हम कहते हैं वैलेंस सेल। ठीक है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3d1 ऑर्बिटल में। ठीक है, अगर 3d1 में जा रहा है इसका मतलब पेनल्टीमेट सेल में जा रहा है। और इस पेनल्टीमेट सेल में 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा। ये 3 सबसेल्स होंगी, 3 सबसेल होंगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? इस 3d में जा रहा है। ठीक है, 3d में जा रहा है। तो इस स्कैंडियम के लिए, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो कि 3d सीरीज में है, 3d सीरीज क्या होती है अभी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ns ऑर्बिटल, और इसको हम लिख सकते हैं n-1 d ऑर्बिटल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है n-1 d ऑर्बिटल में, या फिर n-1 d सबसेल में। आई बात समझ में? ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 d सबसेल में जाता है, या फिर n-1 d ऑर्बिटल में जाता है, या फिर उनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन n-1 d सबसेल में जाता है, या फिर n-1 d ऑर्बिटल में जाता है। अल्टीमेट सेल क्या होता है? पेनल्टीमेट सेल क्या होते हैं? एंटी पेनल्टीमेट सेल क्या होता है? ये सब समझा चुके। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा, बट डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है n-1 d ऑर्बिटल में, या फिर पेनल्टीमेट सेल में। ट्रांजिशन एलिमेंट किनको कहा जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट उनको कहा जाता है जिनका डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट उनको कहा जाता है जिनका डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, उनके ग्राउंड स्टेट में, या फिर किसी भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, या फिर किसी भी फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। आई बात समझ में? तो अगर हम इसका डिफिनेशन लिखें तो इसका डिफिनेशन होगा दोज एलिमेंट्स, ये बोर्ड में पूछा जा सकता है, दोज एलिमेंट्स which have incompletely filled n-1 d subcell in their ground state or in any one of their oxidation state। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट उनको कहा जाएगा जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट उनको कहा जाएगा जिनका n-1 डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। आई बात समझ में? ये पहला डिफरेंस हुआ दोनों में, इनकम्प्लीटली फिल्ड n-1 डी सबसेल। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कोचिंग के बच्चों, तुम लोग को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड n-1 डी सबसेल। इतनी बात समझ में आई? अगर हम दोनों का एग्जाम्पल लिखें, इसका मतलब क्या होता है, इस डिफिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट का एग्जाम्पल देखें, जैसे स्कैंडियम लेते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 21, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 4s, आर्गन
4s2 3d1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हो जाएगा आर्गन 4s0 3d0, ठीक है ना। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी सबसेल में, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा और इसका डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। और अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो स्कैंडियम को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। इनकम्प्लीटली फिल्ड है और इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कि जिंक, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s2 3d10। इसका डी सबसेल जो है वो फुली फिल्ड है। अगर इसका डी सबसेल फुली फिल्ड है तो क्या हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे? अभी के लिए फिलहाल नहीं बोलेंगे। अगर हम जिंक का 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं तो हो जाएगा आर्गन 3d10। ये आर्गन 3d10, इसका भी डी सबसेल जो है वो फुली फिल्ड है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जिंक के 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसका डी सबसेल फुली फिल्ड है। तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड स्टेट में भी फुली फिल्ड है और 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसका डी सबसेल फुली फिल्ड है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट होगा बट जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? क्या हम जिंक का 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि जिंक हमेशा 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है, जिंक 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। स्कैंडियम 2+ नहीं दिखाता है, स्कैंडियम 1+ भी नहीं दिखाता है। स्कैंडियम हमेशा एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ ही दिखाता है, इसके अलावा इसका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। ये हो गया इसका एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डेफिनेशन हो गया और दोनों का एग्जांपल हो गया। अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा n-1d। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 में जाना चाहिए, तो 1 से लेके 10 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और ये होगा ns 0 से लेके 2 तक। ns में मतलब वैलेंस सेल में 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। 0 इलेक्ट्रॉन कौन से केस में होगा वो हम आगे बात करेंगे। बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा n-1 1 से 9। ध्यान रखना 1 से 9, क्योंकि ये जो डी सबसेल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। और ns क्या होगा? ns वही होगा 0 से 2। आएगा समझ में? इसका डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में थर्ड जो डिफरेंस होगा वो होगा इनका मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, इसमें डायमैग्नेटिक भी पाए जा सकते हैं, एलिमेंट्स डायमैग्नेटिक भी हो सकते हैं और पैरामैग्नेटिक भी हो सकते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट जो होंगे वो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक ही होंगे। आएगा समझ में? ऑलवेज नहीं, जनरली लिख दो, जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है ना। अगर हम इनके कलर की बात करें, कलर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। कलर की बात करें तो इसमें कलर्ड भी हो सकते हैं और कलरलेस कंपाउंड दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि D0 जो होगा या D10 होगा वो कलरलेस होगा। कैसे कलरलेस होगा वो हम आगे बात करेंगे। इसमें जनरली कलर्ड कंपाउंड्स ही पाए जाते हैं,
क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, और अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा तो हमेशा कलर शो करेंगे। कैसे शो करते हैं ये सब आगे एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग। इसके बाद अगर हम एक और डिफरेंस की बात करें तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये नॉर्मली सिंगल और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। सिंगल और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? शो करेगा स्कैंडियम G+ और जिंक 2+। इन पे हमेशा 3+ ही आएगा, इन पे हमेशा 2+ ही आएगा। ठीक है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन शो करेंगे? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बाकी इनके अलावा जितने भी बचते हैं टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये ऑलवेज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे। ठीक है, स्कैंडियम भी ऑलवेज मत लिखो क्योंकि स्कैंडियम भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही आता है। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है? क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट में कैटेगराइज रखा जाता है। ठीक है, तो जनरली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इतना समझ में आई? तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डिफरेंस होता है, ये बात याद रहेगा। एक सवाल पूछा जाता है कि कॉपर को क्यों हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं? कॉपर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं मानते? तो एक सवाल पूछा जाता है कि क्या कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट है या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट है? तुम लोग सोच के बताओ कि क्या कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट है या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये मत लिख देना ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कल एक रील आई थी मेरे पास, उसमें था कि डी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए अगर उसका आंसर नहीं आ रहा है तो लिख के आ जाओ ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिख सकते हो बट नंबर नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, अब इसका आंसर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट हम डिफाइन करते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे। हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? पता है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग। इसका होगा 4s1 3d10। इसका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर हम कॉपर से एक प्लस निकाल दें, यानी कि कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो आएगा कॉपर प्लस, एटॉमिक नंबर 29 ही होगा, तो बन जाएगा आर्गन 4s0 3d10। अभी भी ये कंप्लीटली फिल्ड है तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहना चाहिए। बट कहानी ये है कि कॉपर 2+ भी बनाता है। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, उसके बाद भी कॉपर एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करता है और ये 3d9 बनाता है, और ये इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। इनकम्प्लीटली फिल्ड और अगर ये इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल है तो कॉपर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉपर 2+ में उसका जो डी ऑर्बिटल होगा वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। है बस में? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेंटेंस होता है
कि all transition elements are D block elements. But all D block elements are not transition elements. ठीक है, अब ये बात तुम लोग को समझ में आ रही होगी कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनका n-1 D सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है ना, n-1 D सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। और अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, ठीक, मतलब D1 हो चाहे D2 हो, ऐसे ऐसे D9 हो, ठीक है। D5 भी इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड D10 होगा, ठीक है ना। D5 इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, मतलब हाफ फिल्ड होता है, ठीक। D1 से लेकर D9 तक इनको कहा जाएगा इनकम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी डिफिनेशन ऐसे दी जाती है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, n-1 D सबसेल में जाएगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 D सबसेल में जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये D1 से लेके D10 तक कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो D1 से लेके D10 तक के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपने आप आ जाते हैं। मतलब अगर हम D1 से D10 की बात करें, मतलब कंप्लीट की बात करें, और कंप्लीट की बात करें इसका मतलब इसमें D1 से लेकर D9 तक इंक्लूड करके बात कर रहे हैं, तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि D10 वाला इसमें आएगा ही नहीं, ठीक। ट्रांजिशन एलिमेंट में D10 नहीं है, और D10 आ जाएगा तो इसको भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट करने लगेंगे, मतलब इसको भी डी ब्लॉक एलिमेंट करने लगेंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक चीज बताना भूल गए कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल चेंज, चेंज का मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज में चेंज आना। तुम लोग पीरियोडिक टेबल देखोगे, ये रहा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें तुम लोग को इधर एस ब्लॉक एलिमेंट दिख रहे हैं और इधर पी ब्लॉक एलिमेंट्स दिख रहे हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये भी हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हाईली रिएक्टिव होते हैं। बट इधर मेटल पाए जाते हैं जिनका मेटेलिक करेक्टर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इधर नॉन मेटल्स पाए जाते हैं जिनका नॉन मेटेलिक करेक्टर लगातार बढ़ता जाता है, लेफ्ट साइड बढ़ता जाता है। जब हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो मेटल की प्रॉपर्टीज में धीरे धीरे कमी आती जा रही है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज में इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो यहाँ से लेके जब हम यहाँ तक जाते हैं तो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, मतलब प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन आ रहा है। कौन सी प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन आ रहा है? वो मेटल से नॉन मेटल की तरफ आ रहे हैं, उनका मेटेलिक करेक्टर धीरे धीरे कम हो रहा है और नॉन मेटेलिक करेक्टर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये बस समझ में दिख रहा है ना साफ साफ, ठीक है। ये समझ में आ गया ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो पता होगा तुम लोग को, एक होता है 3D सीरीज, थ्री डी सीरीज में एलिमेंट्स आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ठीक है। इनको 3D सीरीज कहा जाता है। आई बात समझ में। 4D सीरीज क्या होगा? फोर डी सीरीज क्या होगा? तुम लोग को ये एलिमेंट्स अपने आप ही याद होंगे, क्योंकि 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बचपन में याद करवाया जाता है। अगर ना याद हो तो तुम लोग ये भी याद कर सकते हो कि साइंस टीचर वेरी क्रूअल
मांगे फीस, कौन नहीं क्यों जाऊं, या फिर जो भी निमोनिक तुम लोग को पसंद आए। इसका एक और निमोनिक होता है जो तुम लोग को फट से याद आ जाएगा, फट से याद हो जाएगा कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये फट से याद हो गया होगा तुम लोग को, ठीक है। खैर ये मेरे ऊपर काफी सूट करता है। 3D सीरीज, 3D सीरीज हो गया, 4D सीरीज। इसके नीचे क्या आएगा, ये आता है यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, एनबी होगा नायोबियम का, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, इसको हम याद कर सकते हैं, यारी जरा निभाएंगे मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूदो, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो सीरीज आएगी उसको कहा जाता है 5D सीरीज। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। इनको 3D सीरीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में जाता है। इनको 4D सीरीज क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबसेल में जाता है। ठीक है, 5D सीरीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D सबसेल में जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, इसका नाम होता है रीनियम। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऑस्मियम, यहाँ पे होगा इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, Hg। ठीक है, इसको याद कर सकते हो तुम लोग, ला, ये तीनों मिला के होगा हफ्ता, ला हफ्ता, रे, ला हफ्ता रे, ओसामा, इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद लिखते हैं 6D सीरीज। ठीक है ना, 6D सीरीज क्या होगा, 6D सीरीज होगा AC, RF, DB, SG, BH, HS, MT, DS, RG, DS, RG, CN। बस समझ में, इसका फुल फॉर्म देख लेना तुम लोग। ठीक है, अगर हम इसका फुल फॉर्म बताएं तो ये होगा एक्टिनियम, ये होगा रदरफोर्डियम, ये होगा डबनियम, ये होगा सिबोर्जियम, ये होगा बोरियम, ये होगा हैसनियम, ये होगा मिटमेरियम, ये माइटमेरियम जो भी पढ़ा जाता होगा इसको कहा जाता है डर्मस्टेडियम, ये होगा रोएंटिजेनियम और ये होगा कॉपरनिकम। है बस समझ में। इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखने का तरीका है ऐसे, रदरफोर्ड और दूबे,
रदरफोर्ड और दुबे सगे भाई थे, सगे भाई हंसमत। रदरफोर्ड और दुबे अगर सगे भाई होंगे तो हंसी तो आएगी ही। हंसमत डर से रोएगा कौन। ये चैप्टर ही ऐसा है कि आधे लोग तो डर से ही रोते रहते हैं, बट उतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, आसान है। बस कुछ चीज़ें तुम लोग को याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका बताते हैं। तो अभी तक हम पढ़े, एक होगा 3D सीरीज, एक होगा 4D सीरीज, एक होगा 5D सीरीज और होगा 6D सीरीज। आए बता में 3D सीरीज कहाँ शुरू होता है, स्कैंडियम से, और ये खत्म होता है जिंक पे। 4D सीरीज शुरू होता है यूट्रियम से और ये खत्म होता है कैडमियम पे, और ये शुरू होता है लैंथनम पे और ये खत्म होता है जिंक कैडमियम मरकरी पे। ये शुरू होता है एक्टिनियम से और ये खत्म होता है कॉपरनिकम पे या फिर कॉपरनीशियम पे, ठीक है। अगर हम ये बात करें कि इनका पीरियड नंबर क्या होगा, ठीक है, इनका पीरियड नंबर होगा, ये 3D सीरीज है तो इनका पीरियड होगा 4th, इनका पीरियड होगा 5th, इनका पीरियड होगा 6th और इनका पीरियड होगा 7th। 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड, ठीक है। ध्यान रखना ये पीरियड नंबर 4 है और ये 3D सीरीज है, ये पीरियड नंबर 5 है और ये 4D सीरीज है। 6th पीरियड 5D सीरीज, 7th पीरियड 6D सीरीज, एक नंबर कम है उससे, ठीक है। अगर हम इनके ग्रुप नंबर की बात करें, ठीक है, तो इनका ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक होता है। इनका ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ठीक है ना। 3 में कौन, ग्रुप नंबर 3 में कौन आएगा, स्कैंडियम, ठीक। उसके बाद ग्रुप नंबर 4 में कौन आएगा, टाइटेनियम। स्कैंडियम के नीचे वाले एलिमेंट्स, टाइटेनियम के नीचे वाले एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे ये दिख रहा होगा तुम लोग को, ये है ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 3 में आ रहे हैं स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथनम और एक्टिनियम। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हफनियम, रदरफोर्डियम, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सिबोर्जियम, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम और बोरियम, ऐसे ऐसे करके जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम, ठीक है। ये सारे हो गए ग्रुप नंबर, दिख रहा होगा साफ साफ। लैंथनम में इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 89, ठीक है। लैंथनम यहाँ से शुरू होके मरकरी भी खत्म होता है। लैंथनम के बाद सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक, मतलब एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक, ठीक है। इनको पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे रखा गया है, मतलब उनको ए ब्लॉक में रखा गया है, और इनको ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है या फिर इनको लैंथेनाइट्स भी कहा जाता है। एक्टिनियम में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक, ठीक है। एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक, थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक। इनको पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे रखा गया है, इनको भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है। इनको लैंथेनाइड्स कहा जाता है और इनको एक्टिनाइड्स कहा जाता है, ठीक है। अगर हम इसको पीरियोडिक टेबल में दिखाएं तुम लोग को, तो ये रहा लैंथनम, इसका एटॉमिक नंबर है 57, इधर होगा 57 एटॉमिक नंबर, ठीक है। 57 के बाद सीधा 72 आ जा रहा है, 57 के बाद सीधा 72, 57 के बाद एटॉमिक नंबर ये 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ठीक है। इन 14 एलिमेंट्स को ए ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है। लैंथनम के बाद इन 14 एलिमेंट्स को ए ब्लॉक में रखा गया है। उसके बाद सीधा यहाँ पे देखो एक्टिनियम 89 से लेके ये 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, मतलब कि 90 से 103 तक इनको
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 90 से लेके 103 तक, ये एटॉमिक नंबर याद रखना, 58 से लेके 71 तक और 90 से लेके 103 तक। ठीक है ना, मतलब लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स यहाँ पे, एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट्स यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब 6 सीरीज में, या 6 सीरीज नहीं, 6 पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट हुए, यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3, 3 के बाद 14 एलिमेंट इधर, मतलब 14 + 3, 14 + 3 17 एलिमेंट, 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, अब ये 32 एलिमेंट्स 6 पीरियड में। सेम ऐसे 3 एलिमेंट यहाँ पे, उसके बाद 14 एलिमेंट यहाँ पे, 17 हो गए, और 17 के बाद टोटल यहाँ तक 32 एलिमेंट, मतलब कि 7th पीरियड में भी 32 एलिमेंट। तो कहा जा सकता है कि सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड जो पीरियोडिक टेबल का होता है वो 6 पीरियड होता है और 7th पीरियड होता है। ठीक है, आई बात समझ में, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होता है 6 पीरियड और 7th पीरियड। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, सवाल पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं कि लॉन्गेस्ट पीरियड छोटे मोटे एग्जाम में 6 होता है और 7th होता है। ठीक है ना, कितने कितने एलिमेंट होते हैं, इसमें भी 32 एलिमेंट्स होते हैं और इसमें भी 32 एलिमेंट होते हैं, दोनों में 32 एलिमेंट्स होते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक, एक तो ये हो गया। अगर हम लॉन्गेस्ट ग्रुप की बात करें, लॉन्गेस्ट ग्रुप, तो लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। लॉन्गेस्ट ग्रुप जो होता है वो होता है ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 लॉन्गेस्ट ग्रुप होता है। और ग्रुप नंबर 3 लॉन्गेस्ट ग्रुप कैसे होता है, अगर हम फिर से यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पे ध्यान दें, तो ये हमारा ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 में स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। अब इस लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स यहाँ पे, और इस एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट्स यहाँ पे। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स ये, 14 एलिमेंट्स ये और 14 एलिमेंट्स ये, 14 × 14 × 2, मतलब 28 एलिमेंट्स ये पूरे, और 28 एलिमेंट्स के बाद 29 30 31 32, मतलब ग्रुप नंबर 3 में भी 32 एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप नंबर 3 में इसमें भी होंगे 32 एलिमेंट्स। आ रही बात समझ में, तो लॉन्गेस्ट पीरियड होगा 6th और 7th, लॉन्गेस्ट ग्रुप होगा ग्रुप नंबर 3। ठीक है, बाकी किसी भी ग्रुप में बात करो, जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ही एलिमेंट है, इसमें भी 7 ही एलिमेंट, इसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। अगर हम इधर बात करें ग्रुप नंबर 18 में, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट है। ठीक है ना, किसी भी ग्रुप में 7 एलिमेंट से ज़्यादा नहीं है, बट सिर्फ सीधा एक ही ऐसा ग्रुप है ग्रुप नंबर 3 जिसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं सीधा सीधा। आ रही बात समझ में, तो अभी तक हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे थे। ठीक ना, अब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, और हम डी ब्लॉक के हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे सीखेंगे, इसको डायरेक्ट कैसे किया जाता है, भाई बस समझ में। ठीक है, इसके लिए तुम लोग को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है, हम बात करते हैं 3D सीरीज की। ठीक ना, 3D सीरीज की बात करते हैं, इसमें आएंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। इसको यही याद करने का कोशिश करना। जैसे इसका अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका 22, इसका 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ठीक है, तो अगर हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, तो 21 में ये जो 2 पार्ट दिख रहा है 2, ये हो जाएगा 4s2, और ये जो 1 दिख रहा है ये हो जाएगा 3d1, माने कि ये 2 और ये 1 मिलके 21, आई बस समझ में। और ये जो 2 दिख रहा है ये हो जाएगा 4s2, और ये हो जाएगा 3d2, 4s2 3d2। ये जो 23 दिख रहा है ये हो जाएगा 4s2 3d3। ठीक है,
ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम लोग को पता होगा अच्छे से, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। एक्सेप्शनल वर्ड इस्तेमाल करना कम सही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4s1 3d5, ठीक है। d5 ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक ना। ये हाफ फील्ड है, d5 ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं डी ऑर्बिटल में, ये जो सारे सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करता रहता है, और जब ये लगातार पोजीशन एक्सचेंज करते रहेंगे, ये एक्सचेंज करने में एनर्जी रिलीज होती है, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो कोई भी ऑर्बिटल स्टेबल होगा। एनर्जी में कमी आएगी, जब एनर्जी में कमी आएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। एनर्जी अगर बढ़ती है तो स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती है, ठीक है। तो हो जाएगा 4s2 3d5, ये दिख रहा है ना, 25 d2 ये 5, देखो 4s2 3d6, ये हो जाएगा 4s2 3d7, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। 4s2 3d7, 4s2 3d7, ये हो जाएगा 4s2 3d8, ठीक है। सेम इसी तरीके से जैसे क्रोमियम का एक्सेप्शनल होता है, वैसे कॉपर का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। यहाँ पे हो जाएगा 4s2 3d10, और जिंक के केस में हो जाएगा 4s2 3d10, यहाँ पे 1 और 10, और यहाँ पे 2 और 10, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसके नीचे वाले की बात करें तो 3D सीरीज के बाद अब हम पढ़ेंगे 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम से लेके जिंक तक ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। 4D सीरीज में या 4D सीरीज में पहला एलिमेंट कौन होगा? स्कैंडियम के नीचे क्या आएगा? यट्रियम। टाइटेनियम के नीचे आएगा जिरकोनियम, यहाँ पे होगा नाइयोबियम। क्रोमियम के नीचे आएगा मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, जो कि आजकल बहुत महंगा हो गया है, ठीक है। 4 लाख रेट हो गया है सिल्वर का। इसके बाद देखो, जैसे 4D सीरीज है, ये 3D सीरीज था तो यहाँ पे 3D आ रहा था। अगर ये 4D सीरीज है तो 3D की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? 4D। ये 4S की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? 5S आएगा। 3D की जगह पे यहाँ पे आएगा 4D, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। सेम काम यहाँ पे होगा। ये 3D सीरीज था, ठीक है, तो यहाँ पे 3D था। ये 4D सीरीज है तो यहाँ पे होगा 4D। आई बात समझ में? 4S का हो जाएगा ये 5S, 3D का हो जाएगा 4D, बाकी सारा कुछ सेम, ठीक है। नाइयोबियम में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक। नाइयोबियम की कहानी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे 5S तो होगा ही, और यहाँ पे 4D होगा, बट यहाँ पे 5S में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ पे 4S में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5S में भी 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, बट यहाँ पे होगा तो होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता, नॉर्मली अगर हम वेनेडियम की तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे होता 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होता 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4D में कितना इलेक्ट्रॉन होता? 3, बट यहाँ पे 5S में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। 4D यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन घटाए उसको लाके हम यहाँ पे जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे? 4D में, ठीक है ना। तो 4D में 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे जो हम कम किए हैं उसको लाके यहाँ पे जोड़ देंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। सेम ऐसा मोलिब्डेनम में भी होता है, ठीक है। मोलिब्डेनम में क्या होगा? 5s1 5s होगा और 4D होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रहेगा वैसे सेम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। टेक्नीशियम में जैसे यहाँ पे होता है वैसे यहाँ पे भी होता है 4s2 3d5, 4s2 3d5, ठीक है। टेक्नीशियम में बुक्स में थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की क्लास 11th वाली बुक में अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और 12th वाली में अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। कहीं पे 4s1 दिया है, कहीं पे 4s2 दिया है। फिलहाल हम यहाँ पे 4s2 मान के चलते हैं, ठीक है। आयरन के बाद यहाँ पे रुथेनियम होगा, रुथेनियम का होगा 5s होगा यहाँ पे। टेक्नीशियम में यहाँ पे 5s होगा, सॉरी, ठीक। 4s में यहाँ पे होगा, 4s की जगह पे यहाँ पे होगा 5s, 3D का होगा
4D, ठीक है ना। अब इसमें भी अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 7। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक घटाए उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर नॉर्मली हम आयरन की तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे 2 होता 5s2 और 4D 6, बट यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन कम किए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर देंगे। रोडियम में सेम ही काम होता है, 5s4D, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली अगर हम लिखते कोबाल्ट की तरीके से, यहाँ पे तो 2 होता है, यहाँ पे 7 होता, बट हम कोबाल्ट की तरीके से नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे 1 और यहाँ पे करेंगे हम 8, ठीक है ना। पैलेडियम का एक्सेप्शनल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके s में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे होगा 5s0। अगर हम नॉर्मली लिखते हैं इसको निकल के तरीके से तो यहाँ पे लिखते हैं 5s2 4D 8, बट हमको यहाँ पे 0 करना है तो 5s0 हो जाएगा। तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन हम हटा रहे हैं, उसको ले जाके D में जोड़ देंगे, तो D में 8 होना चाहिए था बट होगा 10, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। कॉपर के जैसे होता है, नॉर्मली उसको यहाँ पे लिख देंगे, मतलब कि 5s1 4D 10, ठीक है। इसका वैसे ही रहेगा 5s2 4D 10, ठीक है ना। तो कहाँ पे s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आया, नाइट्रोबियम में, मोलिब्डेनम में, रुथेनियम में, रोडियम में, पैलेडियम में, सिल्वर में, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे क्रोमियम में और यहाँ पे कॉपर में। कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो 7 एलिमेंट हुए जिनमें से s1 आ रहा है और एक एलिमेंट हुआ जिसमें s0 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 5D सीरीज, ये है 5D सीरीज, ठीक है ना। स्कैंडियम, यट्रियम, यहाँ पे होगा लैंथनम, ठीक है। यहाँ पे होगा हाफनियम, यहाँ पे होगा टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, ठीक है ना। लैंथनम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 4s2, ये हो जाएगा 5s2, तो यहाँ पे होगा 6s और यहाँ पे होगा 5D 3D 4D 5D, क्योंकि ये 5D सीरीज है, ठीक है। जैसे यहाँ पे था वैसे सेम यहाँ पे होगा, वैसे सेम यहाँ पे होगा 6s2 5D 1। हाफनियम में भी सेम ही काम होना है, जैसे यहाँ पे होगा जैसे यहाँ पे होगा वैसे ही यहाँ पे होगा, मतलब कि 6s2 5D 2। टेंटलम में भी सेम वेनेडियम की तरीके से रहेगा, ध्यान रखना, टेंटलम वेनेडियम की तरीके से होगा, ना कि नाइट्रोबियम की तरीके से। 6s2 5D 3। वेनेडियम क्रोमियम की तरीके से होगा, या मोलिब्डेनम की तरीके से होगा, नहीं, वेनेडियम होता है वेनेडियम होता है 6s2 5D 4, ठीक है ना। 6s2 5D 4, एक बार देख लेते हैं वेनेडियम का, ठीक है, 6s2 और 5D 4 होगा, ठीक है। तो क्रोमियम का तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। इसमें s1 ना होगा, इसमें s2 रहता है, s1 और s2, ठीक है। रीनियम का नॉर्मल कन्फिग्रेशन होगा 6s2, यहाँ पे 4D होगा, सॉरी 4D 5, 6s2 और यहाँ पे 5D 5, ठीक है। ऑस्मियम का क्या होगा, ऑस्मियम का सिंपली आयरन की तरीके से होगा, माने कि 6s2 5D 6। इरिडियम का क्या होगा, कोबाल्ट के तरीके से 6s2 5D 7। प्लेटिनम का ध्यान रखना, प्लेटिनम का कोबाल्ट के तरीके से ना होके यहाँ पे होता है 6s1। अगर हम कोबाल्ट के तरीके से इसको लिखें तो ये हो जाएगा 6s2 5D 8, ठीक है। 4s2 3D 8, तो ये 4, ये 5 और ये 6, 4 5 6, 6s2 5D 8 3 4 5। आई बात समझ में। हमको प्लेटिनम में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन करना है, ठीक है। तो s में हम एक इलेक्ट्रॉन घटाए तो D में हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 6s1 और 5D 9 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी इसमें भी s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, गोल्ड में भी s1 ही होता है, 6s1 5D 10, और ये क्या होगा 6s2 5D 10, ठीक है। इसके नीचे दो एलिमेंट और आते हैं जिनमें s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, जिनमें से एक का नाम है ड्रमस्टेडियम, माने कि DS। यहाँ पे होगा 7s1 और 3 4 5 और यहाँ पे 6D 9, ठीक है ना। यहाँ पे आता है इसके नीचे रोंटजीनियम RG, इसके में भी s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही होता है, ठीक है। 4 5 6 और यहाँ पे 7s1 3 4 5
तो यहाँ पे होगा 6D10, ठीक है। इसमें S1 आया, इसमें S1 आया, तो टोटल ऐसे कितने एलिमेंट हुए जिसमें S1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा है। अगर हम 3D सीरीज में बात करें तो 3D सीरीज में क्रोमियम हुआ और कॉपर हुआ। 4D सीरीज में बात करें तो नायोबियम, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम में 0 आएगा, इसको छोड़ देते हैं, सिल्वर, ठीक है। यहाँ पे होगा नहीं, इसमें नॉर्मल कन्फिग्रेशन होगा, ठीक। इसमें आया है 5D सीरीज में प्लेटिनम हुआ और 6D सीरीज में ये DS हुआ और रोडजीनियम, ठीक है ना। तो टोटल कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस गोल्ड 11, ठीक है। तो टोटल 11 ऐसे एलिमेंट हैं डी ब्लॉक में जिनमें S1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है। एक ऐसा एलिमेंट हुआ जिसमें S0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है। आ रही बात समझ में। इसी रीजन की वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो लिखा जाता है n-1 D 1 to 10। डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, n-1 D 1 to 10 और NS 1 to 2 लिख के 1 to 2 ना लिख के यहाँ पे लिखा जाता है 0 से 2। 0 से क्यों, 0 से 2 क्यों, क्योंकि पैलेडियम में 0 आता है, ठीक है ना। इस पैलेडियम में अकेले 0 आने की वजह से यहाँ पे हमको NS 0 से 2 लिखना पड़ता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। अगर हम कंक्लूजन की बात करें खाली एक ऐसा एलिमेंट होगा पैलेडियम जिसमें 0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब S में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। S1 वाले कितने एलिमेंट हुए, खाली एक पैलेडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा क्या होगा, निकल के नीचे आता है, निकल का 28 होगा। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अगर निकल का तुम लोग को याद है तो पैलेडियम का अपने आप कर सकते हो तुम लोग। ये होगा 4s2 3D8, ठीक है ना। निकल के नीचे जब पैलेडियम आता है तो 4s के यहाँ पे हो जाएगा 5s3 का हो जाएगा यहाँ पे 4D8, बट हमको यहाँ पे 0 करना है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को गायब करना पड़ेगा। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन गायब किए उसको हम ले जाके डी में ऐड कर दिए, तो 5s0 4D10 होगा, ठीक ना। अगर हम S2 की बात करें तो टोटल सॉरी यहाँ पे S0 होगा, ठीक। अगर हम S1 की बात करें कितने एलिमेंट्स हैं जिसमें S1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। तो 3D सीरीज में क्रोमियम होगा और कॉपर होगा। कॉपर के नीचे जितने भी आ रहे हैं, क्यों आगे आऊँ और यहाँ पे RG, ठीक। क्यों आगे आऊँ राहगीर, ऐसे याद कर सकते हो तुम लोग, क्यों आगे आऊँ राहगीर, इनमें सब में S1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। क्यों आगे आऊँ राहगीर, ठीक है। क्रोमियम के नीचे अगर हम इसको और पीछे से जाएं, वेनेडियम के नीचे जो नायोबियम होता है इसमें भी S1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है नायोबियम में। यहाँ पे क्रोमियम होगा, S1 होगा, इसमें भी क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम में भी S1 ही होता है, ठीक ना। नॉर्मली लिख देते हैं इसको, यहाँ पे नायोबियम, यहाँ पे क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम, यहाँ पे होगा मैग्नीज के नीचे टेक्नीशियम में भी नहीं होता है, और उसके बाद मैग्नीज के बाद अगर आयरन होगा यहाँ पे आयरन के नीचे रुथेनियम में होता है, ठीक ना। मैग्नीज आयरन, ठीक है, इसमें नहीं होगा, यहाँ पे रुथेनियम होगा, ठीक है। और आयरन के बाद क्या आएगा, कोबाल्ट में नहीं होता है। कोबाल्ट के नीचे जो एलिमेंट होता है रोडियम, उसमें S1 होता है। कोबाल्ट के नीचे रोडियम में S1 होगा, ठीक है। कोबाल्ट में के बाद कौन आएगा, निकिल के बाद जो पैलेडियम आता है, पैलेडियम में S0 होता है, उसके नीचे जो प्लेटिनम आता है उसमें S1 होता है। कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कोई एलिमेंट छूट रहा है DS, ये, ठीक है। तो टोटल 11 एलिमेंट हुए, ठीक। क्रोमियम इन दोनों को हटा देते हैं, नायोबियम मोलिब्डेनम, क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम, आयरन के नीचे रुथेनियम, कोबाल्ट के नीचे रोडियम, PD में 0 होगा और DS, ठीक ना। ठीक है, S0 हो गया, S1 हो गया, ठीक। अगर हम बात करें S2 की
किसमें किसमें S2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, S2। बाकी जितने भी बचते हैं रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स, इन सब में S2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। ठीक है, याद हो गया इतना तुम लोग को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर हम इसको याद करने की बात करें, क्यों आगे आऊँ राहगीर, बना लेना तुम लोग, हमसे नहीं बन रहा है, बना लेना, हमको ऐसे याद है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि डी ब्लॉक में किसी भी एलिमेंट का तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो सबसे पहले तुम लोग को उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। मान लो एटॉमिक नंबर अगर दी भी दिया गया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो कैसे। इसकी जो ट्रिक है, प्राची ट्रिक, ठीक ना, एस स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पता ही होगा कुछ लोग को इसमें, पब्लिक स्कूल 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 पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक ना। देखो तुम लोग को पता है कि 1s होता है, मतलब s की शुरुआत 1 से होती है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं s कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ s है, यहाँ और यहाँ s है, ठीक है। ठीक, तो s की शुरुआत 1 से होती है, ये बात ध्यान रखना। तो हो जाएगा 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, 8s होता नहीं है तो 8s को छोड़ देते हैं, ठीक है। देखो 1p जैसा कोई ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक। तो p की शुरुआत होती है 2 से, तो ये हो जाएगा 2p 3p 4p 5p 6p और ये 7p, ठीक। d में 2d ऐसा 2d जैसा कोई ऑर्बिटल नहीं होता है, इसकी शुरुआत होती है 3d से, तो 3d 4d 5d और ये 6d। f की शुरुआत होती है कहाँ से, 3f जैसा कोई ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक ना। तो इसकी शुरुआत होती है 4f से और ये 5f से, ठीक ना। अब मान लो हमको जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ये जिंक है, एटॉमिक नंबर मान लो हमको पता है 30 होता है इसका, ठीक ना। तो दो यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है। 2 2 4 6 10 12 6 18 10, गड़बड़ हो गया क्या कुछ, यहाँ पे 4s होगा और यहाँ पे 3d होगा, ठीक है। 4s उसके बाद यहाँ पे 3d, तो 4s का 2 हो जाएगा, 3d का 10 हो जाएगा। 6 4 10 12 6 18 2 20 10 30, जिंक का 30, ऐसे लिख सकते हैं हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। जैसे मान लो हमको लिखना है पैलेडियम का, ठीक है, मान लो हमको पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, ठीक। वैसे भी तुम लोग को अगर वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल याद है, जैसे पैलेडियम कहाँ पे आता है, हमको ये पता है कि निकिल पैलेडियम या निकिल की जस्ट नीचे आता है। अगर हमको ये पता है निकिल का 28 होता है तो 4s2 3d 8 होगा, निकिल का तो हमको पता है, तो निकिल की जस्ट नीचे वाला 4s का 5s हो जाएगा और 3d का 4d हो जाएगा। हमको ये पता है पैलेडियम पे 0 होता है तो 4s में 0 होगा, तो यहाँ का जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। अगर यहाँ से हमको फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 46, पैलेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 46, ठीक है। देखो यहाँ तक 30 होता है, 6 2 10 30 6 36 37 38 10 48, ठीक है ना। हमको 46 तक जाना है, इसका मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। आई बात समझ में, यहाँ तो दिख रहा है, तो हो जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s और 4d तक हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2p में 6 2 6 2 10 6 2 और 8, बट ये बात ध्यान रखना पैलेडियम में इसमें 0 होता है और डी में
10 होता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं पूरे डी ब्लॉक में। आ रही बात समझ में, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि लेंथनम के बाद एक ऑर्बिटल शुरू हो जाता है। जैसे हमको हाफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, हाफनियम का, ठीक है। लेंथनम कहाँ पे आता है, स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथनम। स्कैंडियम का क्या होगा 21 है तो 4s2 3d 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4s है तो यहाँ पे हो जाएगा 5s, यहाँ पे हो जाएगा 6s। लेंथनम के केस में हो जाएगा 6s, ठीक है। यहाँ पे 3d है तो यहाँ पे हो जाएगा 4d और यहाँ पे हो जाएगा 5d। तो 5s2 6s2 4d1 5d1। लेंथनम के बाद अगर हमको हाफनियम का लिखना है, क्यों, क्योंकि लेंथनम के बाद 58 से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक, 58 से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक, ठीक है, ये एलिमेंट्स ए ब्लॉक में चले जाते हैं। मतलब ये 14 एलिमेंट्स ए ब्लॉक में रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल के नीचे। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 72, ठीक है ना, और इसका होगा 57। तो 57 के बाद सीधा 72 आ रहा है। तो इसके जस्ट बाद हमको हाफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखना है तो हाफनियम कहाँ आएगा, टाइटेनियम के नीचे, और टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम। अब ध्यान रखना टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 22। अगर 22 होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 4s2 3d 2। जर्कोनियम के केस में लिखेंगे 4s का यहाँ पे हो जाएगा 5s2, 3d का हो जाएगा यहाँ पे 4d2। हाफनियम का हो जाएगा 3 4 और यहाँ पे 6s हो जाएगा, 6s2 3 4 और यहाँ पे 5d2। बट इसके बाद हमको 4f14 लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में ना, ठीक है। हाफनियम के बाद जो एलिमेंट आएगा उसके बाद भी हमको सारे 4f14 फिल करके तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। क्या करना है समझ में आ रहा है, ला हफ्ता रे, ठीक है। इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे हम, ठीक है, इनमें सब में हमको 4f14 लिखना पड़ेगा, 4f14 लिखना पड़ेगा, 4f14 लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये इस ट्रिक से हम ऐसे फिल करते हुए चले जाएंगे, ठीक ना। ठीक, जैसे हम एक बता देते हैं इसमें, जैसे हमको रीनियम को लिखना है, ठीक है ना। रीनियम कहाँ पे आएगा, रीनियम आएगा मैग्नीज, टेक्नीशियम और रीनियम। मैग्नीज का कितना होता है 25, तो हो जाएगा 4s2 3d 5, ठीक है। टेक्नीशियम के हो जाएगा 4s का हो जाएगा यहाँ पे 5s2 4d 5, 5s2 4d 5, ठीक। तो रीनियम का क्या हो जाएगा, रीनियम का हो जाएगा 6s2 3 4 और ये 5d 5। बट यहाँ पे हमको 4f14 ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना। आइएगा समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम पढ़ लिए इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनमें से हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है ना। इतना एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में।